Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. And again, I have told you that OET does have its own things. तो तभी हमें OET की राइटिंग को बड़े ध्यान से करना चाहिए, खासकर अगर हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए 350 टारगेट कर रहे हैं और OET की चेकिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा है, तो ऑफ कोर्स 300 लेने के लिए भी हमें हर चीज़ को समझना चाहिए, कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए, वेदर इट इज़ ग्रामर और एनीथिंग एल्स। अगेन मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, लेटर के पीछे से पढ़ो। आप लेटर किसको लिख रहे हो? राइट रेफर दिस गर्ल टू स्कूल साइकोलॉजिस्ट। तो बेसिकली हम आज लेटर लिख रहे हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट को। ये बात आपके दिमाग से कभी नहीं निकलनी चाहिए, आप लेटर किसको लिख रहे हो। तभी आप ओईटी में डाटा सिलेक्शन कर पाओगे, नहीं तो आप ओईटी में कभी डाटा सिलेक्शन ही नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं आपको यही लेटर बेस्ट एग्जांपल है, अगर इस लेटर का हमें सारा डाटा लिखना पड़ जाए तो एटलीस्ट 350 वर्ड्स का लेटर बन जाएगा, विच इज टू मच, विच इज वे टू मच। 350 वर्ड्स का लेटर लिखना पड़ जाएगा। देखो कितना सारा डाटा है, बहुत ही बड़ा लेटर है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि हमें ये तो समझना ही पड़ेगा। पेपर में सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं। जब आप ये समझोगे आप लेटर किसको लिख रहे हो, तभी आप सिलेक्शन। तो आज मुझे जो भी सिलेक्शन करना है अपने डाटा का, वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से करना है, यानी स्कूल का साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ लेते हैं प्लान। रेफर हर टू द स्कूल साइकोलॉजिस्ट टू फाइंड आउट वेदर एलिसन हैज अंडरलाइंग ग्रीफ रिलेटेड और अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो देखो, जितना लेटर मुश्किल आएगा उतना ही आपके लिए आसान कर दिया होगा। सेकंड चीज आपने पढ़नी होती है प्लान। तो लेकिन प्लान को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि यही तो पर्पस ऑफ द लेटर होता है। फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ को दोनों को बनाने वाला यही पर्पस होता है, इसलिए प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। रेफर हर टू द स्कूल साइकोलॉजिस्ट, इसीलिए तो हम लेटर लिखते हैं इसको, टू फाइंड आउट वेदर एलिसन, यानी जो लड़की है, दिस गर्ल हैज अंडरलाइन ग्रीफ, उसको कोई दुख है, और अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यानी एक गर्ल है जो स्कूल में पढ़ रही है और उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम साइकोलॉजिस्ट को लेटर लिख रहे हैं जो हमारे स्कूल में ही रहता है। उसको कह रहे हैं कि हम आपके पास एक बच्चे को भेज रहे हैं, आप हमें बताओ कि इसको कोई दुख है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। यानी मेरे को फर्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए, पर्पस जानने के लिए बस एक ही बात चाहिए। फर्स्ट का वो तो बन ही गया, दिस लेटर इज बीइंग रिटन। फर्स्ट पैराग्राफ तो बन ही गया, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस एलिसन, क्योंकि फर्स्ट नेम यूज करते हैं जब छोटा बच्चा होता है। मिस एलिसन हु इज अ स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे स्कूल की स्टूडेंट होगी, अगर चेंज करना हुआ मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हमारे स्कूल की स्टूडेंट होगी। सो अभी तक पता नहीं लगा, लेकिन अभी तक के लेटर से ये नहीं पता लग सकता कि वो हमारे स्कूल की स्टूडेंट है। मैं जस्ट आपको आउटलाइन कर रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग, क्योंकि हमारे स्कूल की स्टूडेंट होगी तभी तो हमारे स्कूल के साइकोलॉजिस्ट पे जाएगी। स्कूल का साइकोलॉजिस्ट बाहर के बच्चे तो अटेंड करेगा नहीं, तो ये भी एक फंडामेंटल है जो मैंने कंसीडर किया। दिस लेटर इज बीइंग रिटन, स्पेलिंग के लिए प्लीज मुझे फॉरगिव कर देना। रिगार्डिंग मिस एलिसन हु इज अ स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। बस एक लाइन चाहिए हमें कि वो प्रॉब्लम क्या फेस कर रही है। शी इज फेसिंग, जो भी प्रॉब्लम है, बाकी आसान हो जाएगा। सो शी इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज। बाकी देखो कितना आसान है ओईटी की। हम लेटर फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस लिखते हैं, तो पर्पस में द फर्स्ट पैराग्राफ वी आर यूटिलाइजिंग कि हमारे स्कूल की स्टूडेंट है, उसको ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हम ढूंढ लेंगे फर्स्ट पेज से। सो शी इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज टू फाइंड आउट, बाकी सब सेम, टू फाइंड आउट वेदर शी हैज, कभी चेंज मतलब थोड़ा बहुत चेंज करो। अब शी हैज की जगह अगर चेंज करना है शी इज हैविंग कर दो। वेदर शी इज हैविंग अंडर अंडरलाइंग ग्रीफ रिलेटेड और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कभी कभी आपको ओईटी के पेपर में हो सकता है हमारा माइंड उतना काम ना करे, क्योंकि पेपर होता है, थोड़ी एंजाइटी होती है, हमें छोटे छोटे वर्ड्स दिखते नहीं है। जैसे इस लेटर के फर्स्ट पैराग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये और का मतलब ये है कि हम बच्चे को आपके पास इसलिए भेज रहे हैं कि आप पता करो कि वेदर, कि बच्चे को दुख है या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। और का मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज है, दोनों नहीं है। प्लीज ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जरूर जानना है कि दोनों प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से एक प्रॉब्लम है। तो इन ये और वर्ड का मतलब, जब भी पर्पस पढ़ते हो एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो। जैसे ये और वर्ड दे रखा है, बहुत वेदर के साथ दिया है, टू फाइंड आउट कि उसको दुख है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। अब हमें ये बताना है कि उसको यहाँ पे क्या भरेंगे, एक तो दुख की बात, और दूसरी बात क्या भरेंगे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्यों हो सकती है। तो दो बातें यहाँ पे हम भरेंगे इस ब्लैंक में, तभी तो ओईटी का फर्स्ट पर्पस कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट पर्पस क्या बना कि ये लेटर लिखा जा रहा है एलिसन के लिए, जो स्टूडेंट है हमारे स्कूल की, उसको ये प्रॉब्लम हो रही है और एक और प्रॉब्लम हो रही है, एक दुख है
और एक साइकोलॉजिकल है, इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि दोनों में से कौन सी प्रॉब्लम तंग कर रही है। तो प्लीज इसको अच्छे से समझना, एंड वी विल अगेन डिस्कस वंस वी कंप्लीट द लेटर। तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब मुझे ढूंढना है एलिसन को प्रॉब्लम क्या है, तो अब मैं इसके बारे में पूरा जानना चाहता हूँ। फिर पूरा टॉपिक पढ़ो। आपको पेपर में पहले 5 मिनट पेंसिल नहीं उठानी है, बिल्कुल नहीं उठानी है, वो मना भी करेंगे, अलाउड भी नहीं है। तो टोटल 45 मिनट्स में, 45 मिनट्स के ओईटी राइटिंग में 40 मिनट्स आपको लिखने को मिलते हैं और पेंसिल यूज करने को, और पहले 5 मिनट्स आपको बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो पहले 5 मिनट में बस एक बात ये ध्यान रखनी है मन में, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, और एक ये याद रखना है कि आप इस लेटर में दो चीजें ढूंढ रहे हो, एक तो ग्रीफ और एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब आपका सारा काम आसान हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ये लेटर करने में जब आप ऐसा सोचोगे। तो ये दो बातें हमेशा साथ रखना। अब पूरी स्टोरी को पढ़ो इन दो बातों को दिमाग में रखते हुए। हम स्कूल नर्स है टू ही पॉइंट प्राइमरी स्कूल, तो ये तो बेस्ट हो गया जो हमने लाइन बनाई थी कि बेसिकली ये वाली लाइन कि मिस एलिसन हु इज अ स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, तो हम स्कूल नर्स हैं, तो यानी हमारे स्कूल की स्टूडेंट है। इससे अच्छी बात हम नहीं लिख सकते थे, तो ये बेस्ट बात हमने लिखी है। इसके अलावा देखते हैं, तो हम दो बातें दिमाग में रखेंगे, क्या क्या, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, और फर्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो ग्रीफ और एक इसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। बस ये दो बातें बार बार अपने दिमाग में रिपीट करते रहो, तभी आप डाटा सिलेक्शन कर पाओगे। जब पेपर बड़ा है तो डाटा सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अब हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं। तो इसके बारे में जब हमने पढ़ा, एलिसन कूपर है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आपको दिक्कत होगी नहीं तो। एलिसन कूपर है, 5 ईयर की स्टूडेंट है, तो मतलब 5 ईयर की स्टूडेंट ईयर 5 में पढ़ती है, यानी क्लास 5 कह सकते हो आप। एलिसन कूपर है और 2000, और अभी 2010 चल रहा है, यानी 10 साल की बच्ची है और 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। वेट उसका 40 kg है, ओवर वेट है, तो अपने वेट के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से ज्यादा वेट है। एक्जिमा है उसके हाथ पे और माइल्ड एज्मा है, जिसके लिए वो वेंटोलिन इनहेलर यूज करती है। तो ये डाटा हमें चाहिए या नहीं चाहिए, ये हमें देखना पड़ेगा कि इसके कारण उसको दुख या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है। अभी तक ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओवरवेट तो होएगा। जब कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है तो ओवरवेट हो जाता है, क्योंकि वो खाता रहता है और फिजिकल एक्टिविटी करता नहीं है। तो ये बात तो समझ आती है। इसके बारे में हम श्योर नहीं है अभी कि एक्जिमा वाली बात लिखनी है नहीं लिखनी है। यंगेस्ट सीनियर क्लास ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये तो मैं पहले ही हटा सकता हूँ। सो दिस यहाँ पे स्कूल ऑफ स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल लिख देंगे, ईयर 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखना है तो लिख भी सकते हो, शी इज ईयर 5 स्टूडेंट। फादर डाइड इन द मोटर एक्सीडेंट। जब साइकोलॉजिस्ट को लेटर लिख रहे हो तो इससे इंपॉर्टेंट बात कुछ हो ही नहीं सकती। 18 months ago हर फादर डाइड इन अ मोटर एक्सीडेंट। लिव्स विद अ मदर, बैंक मैनेजर है, वर्किंग फुल टाइम, तो मदर के पास भी टाइम नहीं है। ये भी बता सकते हो कि मदर के पास टाइम नहीं है और फादर, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर यूज कर भी सकते हो, तो दोनों पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके, ये आपका सेकंड पॉइंट आपकी मर्जी है। फिर इसके 3 भाई बहन है। पैटर्नल ग्रैंडमदर लिव्स नियर स्कूल, प्रोवाइड्स आफ्टर स्कूल हॉलीडे केयर, लुक्स आफ्टर चिल्ड्रन। तो देखेंगे ग्रैंडमदर जरूरी है या नहीं है। अगेन ये डाटा भी इस डाटा की तरह है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ अभी तक कि पेपर में यूज करना है या नहीं करना है ये दो डाटा। तो यानी मैं पेपर में ये डाटा छोड़ दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये लिख देते हैं। अभी तक मेन डाटा सिर्फ ये आया है, ये फादर का एक्सीडेंट, और बाकी हमें पता नहीं है इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बाकी हमें ये पता है स्कूल की स्टूडेंट है, ईयर 5 में है, ये छोटा बहुत है और ओवरवेट। अभी तक हमने ये डाटा सिलेक्शन किया है। रेगुलर एब्सेंसेस फ्रॉम द स्कूल डेटिंग बैक टू द टाइम ऑफ फादर्स डेथ। अब ये डाटा बिल्कुल कोरिलेट हो गया है, जब से फादर की डेथ हुई है, यानी जो उसको ग्रीफ है, जो उसको दुख है। सो ग्रीफ रिलेटेड का रीजन तो ये है, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे ये वाला वर्ड यूज करना है, ग्रीफ रिलेटेड। तो फादर की डेथ के बाद से उसकी एब्सेंस बढ़ गई है, तो हम ये वाले डाटा को अगर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे ही ऐड करना है, तो मन में आपको ये सब मन में करना होता है, क्योंकि पेपर में आप कटिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए। तो आपके दिमाग में ऐसे चलना चाहिए, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस एलिसन हु इज स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। अभी तक ये नहीं पता लगा प्रॉब्लम क्या है, ये पता लग गया क्यों है। सो ड्यू टू, तो एक प्रॉब्लम तो ये है, छुट्टियां ले रही है, शी इज फेसिंग या शी इज टेकिंग रेगुलर एब्सेंट्स। बिल्कुल इजी लिखो, ले रही है, लेने की इंग्लिश टेकिंग। शी इज टेकिंग रेगुलर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। बिल्कुल सिंपल हो गया। सिंस हर
फादर्स डेथ। जो इंपॉर्टेंट बात है उसको अच्छे से लिखो। जो हुई 18 months ago, 1.5 year ago। तो ये अब मेरा टोटल डाटा अभी तक का तैयार हो गया। 1.5 year ago यहाँ पे दिया था 18 months, तो 18 months का मतलब 1.5 year। सो यहाँ तक तो मेरा डाटा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे, थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। तो ईयर 2 में सिर्फ 3 छुट्टियां थी, फिर 4 छुट्टियां थी, लेकिन ईयर 5 यानी अभी वो ईयर 5 में है और अभी तक सिर्फ फर्स्ट टर्म कंप्लीट हुआ है। तो अगर मैं 4 टर्म्स मानूं, या कई कंट्रीज में 3 टर्म्स होते हैं, तो 3 टर्म्स मानूं तो फर्स्ट टर्म में 10 हॉलीडेज ले चुकी है, जबकि पहले सिर्फ 3 और 4 छुट्टियां लेती थी। अब टोटल 8 हॉलीडेज तो पहले ही ले चुकी है पहले टर्म में, और पिछले साल उसने 10 छुट्टियां ली थी, तो यानी उसकी एब्सेंस बढ़ रही है। सो शी इज टेकिंग रेगुलर एब्सेंट सिंस हर फादर्स डेथ। तो ये मेन प्रॉब्लम चल रही है उसकी। उसके अलावा हमें दूसरा कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी निकालना पड़ेगा। तो अभी तक साइकोलॉजिकल में तो कुछ आया नहीं है, एक एक्जिमा वाली बात आई है जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। तो अभी तक इस डाटा में से, अब देखो सब कुछ लिखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। बस ये बात सारी उसी में कंप्लीट होगी कि पिछले 1.5 सालों से छुट्टियां ले रही है, तो ये सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप डाटा को सेव करते हो, क्योंकि यहाँ पे आ गया ना फादर्स डेथ से, तो 1.5 ईयर से छुट्टियां ले रही है, तो हमें डाटा की तो जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दो। स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स 2010, कंप्लेंट ऑफ हेडेक, गेव पैरासीटामोल, रेस्टेड, रिटर्न टू क्लास। तो जब 2010 यानी जो अभी ईयर चल रहा है, उसमें फरवरी में उसने हेडेक की कंप्लेंट की, पैरासीटामोल ली, और एक्जिमा हैंड पे हो रखा है, ये तो हमें बता ही दिया, उसके लिए वो ऑइंटमेंट यूज कर रही है। फिर उसने स्टोमक एक का फेब 16 को, फिर उसने थोड़े दिनों बाद कहा जी पहले मेरे सिर में दर्द है, फिर कहा मेरे को स्टमक एक है। फिर उसके बाद अगले महीने मार्च में फिर दोबारा कहा मेरे को हेडेक है। ऐसे छुट्टियां लेती जा रही है, ग्रैंड मदर पिकअप करने के लिए आ रही है क्योंकि मदर तो बिजी है। और फिर मार्च 6 को फिर कह दिया मेरे को एक्जिमा है। तो ये फर्स्ट टर्म है जनवरी, तो फरवरी और मार्च दे रखा है, पहले ही टर्म में 10 छुट्टियां ले ली है उसने, और जब भी स्कूल आती है तो बहाना मार के वापिस चली जाती है। अब ये बहाना नहीं कह सकते हम इसे, रीजन भी हो सकता है क्योंकि एक्जिमा तो है ही, फिर दोबारा एक्जिमा था। फिर जब 2009 में आते हैं इस लेटर के, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ क्योंकि ये पेपर क्वेश्चन पेपर साफ नहीं है। तो 2009 में यानी पिछले साल, पिछले साइन पहले उसने टूथेक का, फिर ग्रैंड मदर आई हेडेक का, फिर दोबारा हेडेक का, एक्जिमा तो था ही, एक्जिमा पिछले 1.5 सालों से चल रहा है, नोजिया चल रहा है, स्लाइट फीवर था, फिर अनवेल थी, एक्जिमा इरिटेटिंग पिछले साल भी, कंप्लेंट ऑफ स्टोमक एक। तो आप देखो, आप ये सारा लिखोगे ना तो पिछले 1.5 सालों में, तो ये ज्यादा हो जाएगा। इस डाटा को आप शॉर्ट कर सकते हो कि पिछले 1.5 ईयर में शी इज टेकिंग मैनी एब्सेंट्स बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस लाइक हेडेक, स्टोमक एक। तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है। और ऑल्सो एक्जिमा हैज बीन नोटेड, बस ये लिख सकते हो एक्जिमा को नोट किया गया है दोनों सालों में। इसके अलावा मैं डाटा को छोटा, अब मेरे लिए डाटा आसान हो गया क्योंकि मैंने सारा डाटा छोटा कर दिया, एक तो ईयर वाला छोड़ दिया, और पिछले 1.5 साल का मैं डाटा बहुत ही कम ले रहा हूँ। अब सोशल हिस्ट्री देखते हैं, जो हमेशा पहले दी होती है बाकी लेटर्स में, इसमें बाद में दिया है। एलिसन स्टार्टेड स्कूल वेल बट सिंस ग्रेड 3, वही ईयर 1 और 2 तो बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन ग्रेड 3 से और ट्रबल कंसंट्रेट कर रही है, रेयरली पार्टिसिपेट्स इन एक्टिविटीज। तो फादर की डेथ तो 5 में हुई है, तो ये 4 से छुट्टियां ले रही है, लेकिन ग्रेड 3 में भी कुछ छुट्टियां ली हैं, तभी कह रहे हैं सिंस ग्रेड 3 के बाद से छुट्टियां ले रही है। ट्रबल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में, उसका काम घट रहा है हर चीज में, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज को अवॉइड कर रही है, स्कूल वर्क घट रहा है, फ्रेंड्स भी बहुत कम है, एम्बेरेस्ड है अबाउट हैंड्स विच डू नॉट सीम टू रिस्पॉन्ड वेल टू द ऑइंटमेंट। तो अब मेरे को जाके पता लगा है, लास्ट में जाके पता लगा है कि एक्जिमा वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एम्बेरेस्ड है। तो साइकोलॉजिस्ट को ये बात बतानी तो जरूरी है कि वो एम्बेरेस्ड फील करती है, यानी शर्मिंदा फील करती है कि उसके हैंड्स ऑइंटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है, इसके कारण भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो मदर वॉज कॉन्टेक्टेड बाय क्लास टीचर, सेज एलिसन इज ऑल्सो बिकमिंग विड्रॉन एट। तो मदर ने बताया और उसको कहा एलिसन भी विड्रॉन रहती है घर से। एलिसन वॉज रियली क्लोज टू हर फादर, ऑफन टॉक्स टू हर अबाउट हिम एंड क्राइज बिकॉज शी मिसेज हिम। तो एलिसन घर फादर की बड़ी क्लोज थी और उसको मिस करती है और घर पे रोती रहती है, और घर पे भी किसी से बात नहीं करती है, इसलिए खाना खा के वेट गेन कर रही है। तो इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं पता लगाने के लिए क्या मेन रीजन है। अब देखो पूरा लेटर तैयार हो चुका है, अगर मैं अच्छे से समझ सकता हूँ तो इससे आसान लेटर कभी पेपर में आ ही नहीं सकता। वैसे देखने में सबसे मुश्किल, कि अगर ऐसा पेपर आया तो आप सब लोग कहोगे बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एक्चुअल में लिखोगे तो पहले रो में देखो,
पहले इस स्कूल साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से आप ये दो प्रॉब्लम्स जोड़ रहे हो, ये तो हमेशा याद रखो। तो फर्स्ट पैराग्राफ ये चल रहा है, शी इज टेकिंग रेगुलर एब्सेंस सिंस हर फादर्स डेथ व्हिच हैपेंड अ हाफ ईयर अगो। अब दूसरी प्रॉब्लम लिखो, ऑल्सो शी इज एम्बेरेस्ड। मेन वर्ड लिखो बस फर्स्ट पैराग्राफ में, ऑल्सो शी इज एम्बेरेस्ड अबाउट हर eczema which is not responding to ointment। दोनों प्रॉब्लम लिख दो कि भाई एक प्रॉब्लम ये है, छुट्टियां ले रही है, फादर्स की डेथ है, और दूसरा कि एक्जिमा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ऑइंटमेंट्स। तो ये दो मेन प्रॉब्लम है। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से फुल स्टॉप हटा देते हैं अब हम। सो शी इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज टू फाइंड आउट कि उसको दुख है फादर का कि एक्जिमा के कारण तंग हो रही है। तो ये साइकोलॉजिस्ट ही पता करके बताएगा कि दोनों में से क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब देखो बाकी ओईटी का लेटर इसी फर्स्ट पैराग्राफ के बेस पे चलना है, मतलब क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस होता है, इसी के बेस पे हम सारी हिस्ट्री लिखेंगे। अब मिस एलिसन वाज गुड एट स्कूल, मेन बातें लिखो, सिंस ग्रेड 3 however in grade 4 and 5 बिल्कुल सिंपल लिखो, उसकी एब्सेंट्स बढ़ रही हैं, पर एब्सेंट्स बढ़ गई हैं, हैव इंक्रीज्ड। ऑल्सो अब देखो यही ओईटी है। ओईटी क्या, वैसे तो सच में कहानी को अपने तरीके से लिखोगे हमेशा इजी रहेगी। ऑल्सो इन दीज 2 years शी हैज कॉन्स्टेंटली फेस्ड, उसको लगातार हुई है, मतलब प्लीज इजी लिखो। शी हैज कॉन्स्टेंटली फेस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ हेडेक एंड स्टमक एक एंड समटाइम्स toothache too ड्यू, इस प्रॉब्लम के कारण, ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स हर ग्रैंड मदर आती है और उसको लेके चली जाती है। ग्रैंड मदर कम्स एंड पिक हर बैक एट होम, और जो आती भी है वो भी घर वापस ले जाती है। और ग्रैंड मदर क्यों आती है? एज हर मदर इज अ फुल टाइम वर्कर। तो ये है, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम हर मदर कम्स एंड पिक हर अप, मदर इज, तो मदर इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि वो, देखो कितना आसान हो गया। जब मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा, कभी कभी कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें पैटर्न को फॉलो करने की बजाय बस पैटर्न यही है, फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस, बाकी इजी लिखो। फिर ये वाली प्रॉब्लम बता दी। आप थोड़ा सा रिलेट करो, दिस ऑल हैज हैपेंड, दोबारा लिख दो, आफ्टर हर फादर्स डेथ। ये सब कुछ फादर्स की डेथ के बाद हुआ है। अब नेक्स्ट रीजन एक्जिमा वाला, along with this in these 2 years, ये बेस्ट तरीका है लिखने का। मैंने आज तक ये तरीका इतने अच्छे से नहीं बताया है, लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो ही आप 350 से ऊपर जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब 400 तक स्कोर करो, 350 से ऊपर स्कोर करो। तो अपने आप लिखना सीखो, जब भी प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछो। ये सारा प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है, उसने किया है, हैव इंक्रीज, बढ़ गई हैं, 2 years हैज कॉन्स्टेंटली, उसने फेस की हैं। तो प्रेजेंट में लिखा है ये वाला लेटर, बड़ा डिफरेंट लेटर है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। along with this, in this she has also suffered from eczema, को eczema भी ने भी सफर करवाया है, and it is not responding to ointments। she feels lot of embarrassment, she feels embarrassed about it, इसके कारण वो embarrassed रहती है। देखो कितना अच्छा हो गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात थी कि उसकी मदर को कांटेक्ट किया, हर मदर, ये पैसिव वॉइस आया पहला, हमारे द्वारा कांटेक्ट किया गया है, हैज बीन कांटेक्टेड
और उसने खुद रिपोर्ट किया, ये एक्टिव अपने आप रिपोर्ट किया है। शी हैज रिपोर्टेड दैट एलिसन इज ऑल्सो withdrawn at home and cries a lot. She often misses her as she misses her father. वहां पे इकट्ठा दे रखा है and she misses her father too. तो ये आ गई बाकी लाइन। अब बस now she is being referred. ये इतना आसान है ओईटी को लिखना, आप प्लीज समझो। अंडर योर एक्सपर्टीज टू फाइंड आउट की जगह टू फाइंड की जगह क्या लिख सकते हैं? शी इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज। हाँ, फाइंड को फाइंड ही रह देते हैं। टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन फॉर हर एब्सेंस एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर। ये वाली लाइन भी यूज कर सकते हो, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड। If you could also find वो वाली लाइन, whether छोटा कर दो लाइन को, she has grief related or psychological problems. बस खत्म लेटर, कितना आसान। और इसके अलावा बस एक बात वो भी लिख सकते हो कि she seeks also she is overweight and seeks her comfort. नहीं, ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं, ये लाइन यहाँ पे लिखनी चाहिए जब मदर ने बताया कि वो ये प्लीज नोट। प्लीज, जब कोई लाइन समझ नहीं आ रही तो प्लीज नोट का यूज करो। शी इज ओवरवेट एंड सीक्स हर कंफर्ट in eating chips और वहां पे जो भी दिया chips and this. So this is the complete letter. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Now I will take your doubt. Our contact number is +917696734256. This letter is an amazing letter to understand what data selection is and why you should write OET letter in your own way. Thank you. Now I will take your doubts. Thank you.